डियर स्टूडेंट, आज हम एसएसटी का फर्स्ट लेसन ग्लोरियस इंडिया बिगिनिंग टू 1206 AD पढ़ने जा रहे हैं। इसमें चूँकि ऑनलाइन क्लास है, इसमें इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक लाइन आपको समझाऊं। इसमें समझने का ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग की जो है लैंग्वेज वो आप लोग पढ़ लेंगे। बस इसमें थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या है कि भाई भारत का जो इतिहास और कल्चर है अपना यहाँ का, वो प्रारंभ से ही गौरवशाली रहा है। भारत को विश्वगुरु और सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है और हमारा जो आदर्श रहा है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः का हमारा आदर्श रहा है। भारतीयों की जो कल्चर है, ये जो संस्कृति है, इसका देश विदेशों में प्रसार होता रहा है। और ये जो वैदिक सभ्यता, रामायण, महाभारत, ये सब जो कल्चर है वो स्वर्णिम काल रहा है, यानी बहुत अच्छा टाइम पीरियड हमारे इंडिया का पुराना रहा है। जैसे वैदिक सभ्यता के बाद में उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गए थे, फिर उसके बाद में भी महाजनपद बन गए थे। तो हम इस लेसन की जो स्टार्टिंग करेंगे वो महाजनपद पीरियड से ही करेंगे कि महाजनपद पीरियड कहाँ से कब कैसे चालू हुआ, किस में इसका उल्लेख मिलता है, महाजनपद हमारे कौन कौन से थे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं महाजनपद पीरियड 600 to 325 BC, यानी कि 600 से लेकर के 325 BC तक महाजनपद पीरियड रहा था। इसमें कौन कौन से महाजनपद थे तो ये हम पढ़ेंगे। Several large and powerful independent states were established during the 6th century BC in North India. These states were known as the Mahajanpad. यानी बहुत सारे जो पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट थे वो एस्टेब्लिश हुए थे 6th सेंचुरी के दौरान नॉर्थ इंडिया में। These states were known as the महाजनपद। ये जो स्टेट थे वो महाजनपद के नाम से जाने जाते थे। एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध धर्म जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, उसमें हमें 16 महाजनपदों का पूर्वक उल्लेख मिलता है। तो हम इसमें जल्दी से ये खास इनकी कैपिटल और ये इनके नाम देख लेते हैं। तो आप लोग इनको लर्न करेंगे और इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इनकी कैपिटल्स पूछने के लिए कि भाई इस महाजनपद की कैपिटल्स कौन सी है। तो एक बार आप मेरे साथ रिवाइज करते जाएंगे फटाफट। काशी की वाराणसी है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, अंग की चंपा है, मगध की राजगृह है, वज्जी की विदेह एंड मिथिला है, मल्ल की कुशावती है, चेदी की शोक्तिमती है, वत्स की कौशाम्बी, कौशला की अयोध्या। यानी कौशला की अयोध्या थी एक्चुअल में तो, लेकिन इसको बाद में बुद्धिस्ट पीरियड में इसको 2 में डिवाइड कर दिया गया था। नॉर्थ वाले की तो साकेत थी और साउथ वाले जो पार्ट था उसकी श्रावस्ती थी। इसके बाद पांचाल की कैपिटल है। इसमें भी 2 पार्ट थे, नॉर्दर्न एंड सदर्न। तो नॉर्दर्न में आइस छत्रपुर थी एंड सदर्न में काम्पिल है। मत्स्य की विराटनगर मत्स्य की विराटनगर, शूरसेन की मथुरा, अश्मक की पोटन, अवंती की भी 2 थी, नॉर्दर्न एंड सदर्न। तो नॉर्दर्न की उज्जैनी एंड सदर्न की अवंती महिष्मती, सदर्न अवंती की महिष्मती। एक गांधार की तक्षशिला, कंबोज की राजपुर और हाटक। ये जो गांधार और कंबोज थे ये सबसे नॉर्थ में थे। इनमें भी जो कंबोज था वो सबसे ऊपर था। अमंग द अबव 16 महाजनपद 2 टाइप ऑफ स्टेट पर प्रेजेंट इन, मतलब ये जो 16 महाजनपद थे ना, इनमें मोस्टली जो थे वो नॉर्दर्न पार्ट में थे, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में थे। केवल एक महाजनपद था अश्मक, जो कि सदर्न पार्ट में था, जिसकी कैपिटल अपन ने पोटन और पोटली के नाम से जानते हैं। उसको पोटन या पोटली के नाम से जानते हैं। अमंग द अबव 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों में 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स वर प्रेजेंट, 2 प्रकार के स्टेट मौजूद थे, मोनार्की एंड रिपब्लिक, राजतंत्र और गणराज्य। अब आप समझते हैं राजतंत्र का मतलब आप जानते ही हैं कि जहाँ पर राजा का शासन चलता है, यानी जो सारे आदेश होते हैं वो राजा के उससे निकाले जाते हैं, राजा ही अपनी मनमर्जी का शासन चलाता है। जबकि जो रिपब्लिक है वो गणराज्य होते हैं, उसमें गणमान्य लोग होते हैं, उन सब का सलाह लेकर के कोई भी जो काम किया जाता है उन सब की सलाह से किया जाता है। इनमें कौन कौन से वो थे ये हम देखेंगे। कौशल, वत्स, अवंती एंड मगध वर द मोस्ट पावरफुल मोनार्चीज। कौशल, वत्स, अवंती और मगध प्रमुख रूप से मोनार्की थे, प्रमुख राजतंत्र थे। सेवरल रिपब्लिक्स आल्सो एग्जिस्टेड इन 6th सेंचुरी BC। बहुत सारे रिपब्लिक्स थे 6th सेंचुरी BC में। जैसे उनमें से मेजर कौन कौन से थे ये देखेंगे। शाक्यस ऑफ कपिलवस्तु के शाक्य, भग्ग ऑफ सुसुमारगिरी के भग्ग, अलकप के बुलीज ऑफ अलकप के बुली, कलाम्स ऑफ केशपुत्र के कलाम, कोलियाज
ऑफ रामग्राम, रामग्राम के कोलिय, मल्ल ऑफ कुशीनारा, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, मौर्याज एंड पिपलिवन ऑफ पिपलिवन, पिपलिवन के मौर्य, ये सब गणराज्य थे। लिक्ष्वीज ऑफ वैशाली, वैशाली के लिक्ष्वी, एंड विदेहाज ऑफ मिथिला, और मिथिला के विदेह के विदेहाज ऑफ मिथिला, मिथिला के विदेह, ये इनमें गणराज्य थे। मेजर जनपद ऑफ राजस्थान, अब इनमें हम देखेंगे कि खास खास जनपद, राजस्थान के खास खास जनपद उस टाइम कौन कौन से थे। ये तो अपने पूरे इंडिया के हैं कि इंडिया में मतलब कौन कौन से जनपद थे उस टाइम। अब इसमें भी हम ये देखेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख जनपद थे। तो इसमें सबसे पहला है जांगल, जांगल जनपद महाजनपद था। तो ये जो जांगल था ये महाभारत पीरियड में जो वर्तमान का जो मतलब बीकानेर और जोधपुर का पार्ट है वो जांगल पार्ट कहलाता था, जांगल देश के नाम से जाना जाता था। कुछ स्थानों पर इसको कुरु जांगल भी कहा गया है, मद्र जांगल कहा गया है। अयशत्रपुर वाज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद, और जिस जनपद की राजधानी अयशत्रपुर थी, विच इज़ नाउ कॉल्ड नागौर, जो कि अब नागौर के नाम से जानी जाती है। इनमें आपको खास कुछ नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रदेश था, ये जो जनपद था किस प्रदेश में फैला हुआ था और इसकी कैपिटल कौन सी थी, यही आपको इम्पोर्टेंटली लर्न रखने हैं। तो इसमें हम ये कहेंगे कि बीकानेर और जोधपुर वाला जो पार्ट था वो जांगल देश के नाम से जाना जाता था। कुछ स्थानों पर इसको क्रू जांगल के नाम से भी या माद्रे जंगल के नाम से भी जानते थे। और अयशत्रपुर जो कि वर्तमान का नागौर है, अयशत्रपुर यानी वर्तमान का जो नागौर है वो इसकी कैपिटल थी। विच इज़ नाउ कॉल्ड नागौर। द किंग ऑफ बीकानेर ओन्ड जांगल देश, बीकानेर के जो शासक थे जांगल देश के शासक के नाम से अपने आप को कहते थे जांगलधर बादशाह, अपने आप को जांगलधर बादशाह कहते थे। जय जांगलधर बादशाह इज आल्सो इंस्क्रिप्ट इन द रॉयल सिंबल्स ऑफ बीकानेर स्टेट, बीकानेर स्टेट के रॉयल सिंबल में भी जय जांगलधर बादशाह का उल्लेख मिलता है। सेकंड है इसमें मत्स्य, मत्स्य रीजन था। द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वाज कॉल्ड मत्स्य महाजनपद, यानी जयपुर के आसपास का जो प्रदेश था वो मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इट्स एक्सपेंस वाज फ्रॉम द सराउंडिंग हिल्स ऑफ चंबल टू द जांगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती। इस ये जो फैला हुआ था वो कहाँ था, जांगल रीजन सरस्वती तक फैला हुआ था। चंबल हिल्स से लेकर, चंबल की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती रीजन तक ये फैला हुआ था। अलवर एंड पार्ट्स ऑफ द भरतपुर वर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस रीजन, अलवर और भरतपुर के पार्ट हैं वो इस रीजन में मेनली आते हैं। विराटनगर विच इज़ नोन एज बैराठ, जो कि बैराठ के नाम से जानी जाती है, एट प्रेजेंट वाज इट्स कैपिटल, इसकी राजधानी थी। यानी कि विराट या बैराठ या विराटनगर इसकी मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। इट हैज़ बीन मैंशन दैट अ किंग नेम्ड, ये कोई खास नहीं है, बस इतना ही रखेंगे, शॉर्टली पढ़ेंगे इनको। शूरसेन, दिस महाजनपद वाज सिचुएटेड इन द मॉडर्न ब्रिज रीजन, ये जो महाजनपद था शूरसेन ये मॉडर्न ब्रिज रीजन में था। मथुरा वाज इट्स कैपिटल, मथुरा इसकी राजधानी थी। एंशियंट ग्रीक ऑथर्स कॉल्ड द स्टेट शूरसेनोई, ग्रीक ऑथर इसको शूरसेनाई के नाम से जानते हैं। एंड इट्स कैपिटल एज मथुरा, और इसकी कैपिटल को मथुरा के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द महाभारत, महाभारत के अनुसार यदु डायनेस्टी रूल्ड हेयर, यादव वंश ने यहाँ पे शासन किया था। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ भरतपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यानी ये जो शूरसेन जनपद था ये कहाँ कहाँ पे था, भरतपुर, धौलपुर और करौली डिस्ट्रिक्ट में था। केम अंडर शूरसेन जनपद, शूरसेन जनपद के उसमें अंडर में आता था। ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट वाज आल्सो इज इन शूरसेन, अलवर डिस्ट्रिक्ट वाज आल्सो इन शूरसेन, यानी कि अलवर डिस्ट्रिक्ट का जो ईस्टर्न पार्ट था वो भी शूरसेन के नाम से जाना जाता है। वासुदेव सन्स लॉर्ड कृष्णा वाज लिंक्ड विद दिस जनपद, यानी वासुदेव के जो पुत्र थे लॉर्ड कृष्णा वो इसी जनपद से रिलेटेड माने जाते हैं। नेक्स्ट है शिवी, शिवपुर, शिवपुर वाज द कैपिटल ऑफ शिवी जनपद एंड किंग शोशेन हैड डिफीटेड इट अलॉन्ग विद अदर ट्राइब्स इन द बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राजाओं के युद्ध में इसने शोशेन नामक राजा ने अन्य जातियों के साथ इसको पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की जो पहचान है पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। चित्तौड़ के पास जो नगरी है वो इसकी राजधानी है। इसमें ये इतने खास ये है नहीं, बस केवल आपको इसमें से इतना याद रखना है कि कौन सा जनपद है और इसकी कैपिटल क्या है, और अगर इसमें कोई और एक आध पॉइंट खास है तो वो आपको याद रखना है। बाकी इतना ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इसलिए मैं इनको केवल शॉर्टली ही करा रही हूँ। नेक्स्ट अब देखेंगे इसमें हम, अब इसमें मेन है इसकी जो सिस्टम था, गणतंत्र जो सिस्टम था, एक सेकंड ये आप देखें, इसमें
इसका जो मेन सिस्टम था, जो रिपब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस प्रकार से चलता था, इसमें क्या क्या होता था। प्रीवेलेंट रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ दीज जनपद्स वाज इन द हैंड्स ऑफ एरिस्टोक्रेट, यानी इसकी जो मेन जो शक्ति थी वो एरिस्टोक्रेट यानी कुलीन लोगों के हाथ में थी। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज फैमिलीज, मैंने एक सेकेंड, थोड़ा क्लियर नहीं है इसमें, एक सेकेंड। Republic, the prevalent Republican administration system, the actual administrative authority of these महाजनपद was in the hand of aristocratic family, यानी कुलीन लोगों के हाथ में थी, कुलीन परिवारों के हाथ में। The representative of these families managed all the administrative affairs, यानी जो सारे प्रशासनिक मामले थे उनको ये कुलीन जो वर्ग थे यही इनको मतलब संपादित करते थे। चीफ ऑफ संथागार सभा, जनरल असेंबली जिसको माना जाता था, संथागार सभा जहाँ मतलब इनके सारे प्रकरण निस्तारित किए जाते थे उसको हम जनरल असेंबली बोलते थे, यानी संथागार सभा उसको बोलते थे। द मेंबर ऑफ संथागार कुड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक इशूज, यानी वो विशेष मामलों पर अपनी राय अपनी व्यक्त किया करते थे। दिस वाज कॉल्ड अनायु विरोध, उसको हम बोलते थे अनायु विरोध। अनायु विरोध का मतलब है कोई अगर विशेष टॉपिक है और उस पर उनको चर्चा की जानी है, उनको अपना मत दिया जाना है, तो उसको हम अनायु विरोध के नाम से जानते हैं। इसमें से कई बार वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आता है कि व्हाट इज़ द अनायु विरोध, अनायु विरोध क्या है। तो ये जो कुलीन लोग थे इनकी जो ओपिनियन है किसी स्पेसिफिक इश्यूज़ पे, तो उसको हम अनायु विरोध के नाम से जानेंगे। द टॉपिक्स ऑफ डिस्प्यूट्स पर वोटेड अपॉन, डिस्प्यूट की स्थिति में यानी विवाद की स्थिति में क्या किया जाता था, वोटिंग की जाती थी, वोटिंग सिस्टम होता था। मल्टी कलर्ड बार्स वर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, यानी मल्टी कलर की जो बार हुआ करती थी उनको वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उन पर मतलब रंग बिरंगी शलाकाएँ, बार का मतलब होता है शलाकाएँ बोलते हैं, लकड़ी की एक गुटके टाइप में बनी हुई होती थी। इनको क्या है कलरफुल रखा जाता था भाई कि अगर यस करना है, आंसर यस देना है तो इस कलर की शलाका अपन को यूज़ करनी पड़ेगी, नो करना है तो इस कलर की शलाका अपन को यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो मल्टी कलर्ड बार थी वो इसके लिए यूज़ की जाती थी वोटिंग के लिए। संथागार वाज द सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जनपद, जनपद की सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन थी संथागार। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज वर डिटरमाइंड इन दिस असेंबली, इस असेंबली में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हुआ करते थे उनको डिटरमाइन किया जाता था, उनको निर्धारित किया जाता था। इन लार्ज रिपब्लिक्स प्रोविंशियल असेंबलीज पर आल्सो एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल असेंबलीज, जो प्रोविंशियल असेंबली थी मतलब बड़े रिपब्लिक में, बड़े गणराज्यों में इस प्रांतीय असेंबलीज के अलावा भी और भी मतलब वो हुआ करती थी संस्थाएं, सेंट्रल असेंबली के अलावा भी और भी संस्थाएं हुआ करती थी जिन्हें प्रोविंशियल असेंबलीज बोला जाता था, यानी प्रांतीय सभाएं उनको बोला जाता था। विथ टाइम दीज रिपब्लिक्स डिक्लाइंड ड्यू टू म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, लेकिन जैसे समय के साथ साथ आपसी विवादों की वजह से ये क्या डिक्लाइन होते गए, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फ्रैक्शंस की वजह से। टू एन एक्सटेंट द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ कंटेम्प्रेरी मोनार्कीज, यानी राजाओं का जो विस्तारवादी नीति थी उसकी वजह से भी ये ख़त्म होते चले गए। अब इसमें हम नेक्स्ट आगे जो कि इम्पोर्टेंट हमारा जो लेसन का पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पल्लव एंड चालुक्य डायनेस्टी। इन डायनेस्टीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी। One of the 16 महाजनपद्स मगध डेवलप्ड इनटू एन एम्पायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्यक डायनेस्टी। अभी हमने जो महाजनपद पढ़े थे, 16 जो महाजनपद पढ़े थे, उनमें सबसे ज़्यादा महाजनपद विशाल था वो था मगध। मगध महाजनपद था वो अपने आप में बहुत विशालता लिए हुए था, और क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर थी, स्ट्रक्चर का मीन्स है कि वो जो सिचुएटेड उसकी जो लोकेशन थी, सिचुएशन थी, वो एक ऐसी जगह पे थी कि जहाँ चारों ओर से उसको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिला था उसको विस्तृत होने के लिए। तो इसमें मगध में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था। किस पीरियड में? हर्यक वंश समय में। एंड विद लैप्स ऑफ टाइम व्यतीत होने के साथ ही मगध एस्टेब्लिश्ड इट्स कंट्रोल ओवर ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्थ इंडिया। समय व्यतीत होने के साथ साथ मगध ने अपना जो पूरा कंट्रोल कर लिया था, किसको? एंटायर नॉर्थ इंडिया,
यानी कि संपूर्ण नॉर्थ इंडिया को, उत्तरी भारत पे, मतलब लगभग उत्तरी भारत पे पूरे पे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ ये देखेंगे। अराउंड 326 BC ए डेस्पोटिक रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। इससे पहले थोड़ी सी मैं मेन बेसिक जानकारी आपको देना चाहूँगी कि 326 BC से जस्ट पहले हमारे यहाँ सिकंदर आया था, सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो उस समय हमारे यहाँ नंद वंश का शासन था। एक थोड़ी सी स्टोरी टाइप में मैं आपको सुनाना चाहूँगी, जिससे आपको एक भूमिका सी आपके मौर्य डायनेस्टी की माइंड में सेट हो जाएगी। इसमें हम ये देखेंगे कि सिकंदर ग्रीक रूलर था और वो हमारे यहाँ पे आया और उसने आक्रमण किए नॉर्थ इंडिया की जो तक्षशिला और उधर की साइड के वो थे, ऊपरी जो पार्ट था वहाँ पे। तो उस समय हमारे यहाँ इंडिया में इस रीजन में नंद वंश का शासन था। तो नंद वंश का जो शासक था वो घनानंद बहुत ही अत्याचारी राजा था। तो जब सिकंदर के आक्रमण वहाँ हुए तो ये थे गुरु चाणक्य, तो वो चाणक्य उनके पास गए कि भाई इस तरह से सिकंदर ने यहाँ पे आक्रमण किया, तो आप हमारी मदद कीजिए, लोगों को लूटपाट हो रही है। तो सारी चीज़ें उसने वहाँ बताई। तो जो घनानंद था वो प्रजा के पर बहुत अत्याचार करता था, उसे प्रजा के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। तो जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने ये देखा कि उस घनानंद नाम के राजा ने उनकी उस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया और बल्कि उन्हें प्रताड़ित किया और उनका अपमान किया भरी सभा में। तो उन्होंने उसी वक्त अपनी चोटी में गांठ लगाई और ये कहा कि मैं इस नंद वंश को समूल विनष्ट कर दूंगा, यानी जड़ सहित इसको उखाड़ दूंगा। तब उन्होंने वो भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए एक बार उन्होंने देखा कि एक लड़का था, तो वो राजा का खेल खेल रहे थे। तो उसमें एक लड़का टीले पे बैठा हुआ था और वो इतनी अच्छी प्रकार से उन बच्चों की शंकाओं का निस्तारण कर रहा था। तो चाणक्य ने उनको देखा और उन्होंने उस बच्चे को अपने कंट्रोल में लिया, उसको बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा दी और चंद्रगुप्त मौर्य नाम का जो शासक हुआ था, पहली बार इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य संगठित किया। तो उसी मौर्य डायनेस्टी का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसके बारे में हम आगे जो बुक में आपकी दे रखा है, एक थोड़ी सी भूमिका मैंने आप लोगों के माइंड में ये डाली। आगे हम देखेंगे कि मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट। तो ये देखिए, अराउंड 326 BC ए डेस्पोटिक रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी घनानंद रूल्ड मगध। एट दैट टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज टेरिफाइड बाय अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। ये आप पढ़ रहे हैं, ये अभी जो चीज़ मैंने बताई ये बिल्कुल सेम वही है कि अलेक्जेंडर, सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता था, कि सिकंदर के आक्रमण हुए थे। द सब्जेक्ट वर सफरिंग फ्रॉम द एट्रोसिटीज़ ऑफ दियर किंग, यानी इस अत्याचारी नीति से, इस राजा की अत्याचारी नीतियों से जनता त्रस्त थी। पीपल ऑफ द स्टेट वर डिससेटिस्फाइड विद हिम, लोग स्टेट के उससे डिससेटिस्फाइड थे बिकॉज ऑफ एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेज, यानी अत्यधिक जो कर उसने जो लगा रखे थे उनसे भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन सच कंडीशन, ऐसी कंडीशन में मगध वाज इन नीड ऑफ अ पर्सन, मगध को वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी हु कुड एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स विच हैड राइजन ड्यू टू फॉरेन इन्वेजन, जो कि ऐसा मतलब राजा की जो उनको आवश्यकता थी, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनकी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर सके, लुप्त कर सके और समाप्त कर सके। विच हैड राइजन, जो कि किससे उदित हो गई थी, फॉरेन इन्वेजन से, जो कि विदेशी जो आक्रमण हो रहे थे उनसे जो परेशानियां जो आ गई थी उनको दूर कर सके, ऐसे व्यक्ति की उनको आवश्यकता थी। and establish the ideal of an all powerful emperor by uniting the state, और यानी सब उनको मिला करके, स्टेट को मिला करके एक पावरफुल एम्परर बन सके। सून कौटिल्यस स्टूडेंट चंद्रगुप्त, जो मैंने अभी आपको चाणक्य बताया, चाणक्य का ही नाम कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी चाणक्य का नाम था। तो ये कौटिल्यस स्टूडेंट, तो कौटिल्य का स्टूडेंट था चंद्रगुप्त, एमर्ज्ड ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन ऑफ इंडिया, भारत के पॉलिटिकल यानी राजनीतिक क्षितिज पर ये चंद्रगुप्त नाम का ये शासक उभरा, यानी चंद्रगुप्त नाम के शासक का उदय हुआ। एंड ही एस्टेब्लिश्ड अ न्यू डायनेस्टी कॉल्ड मौर्य डायनेस्टी, उसने एक नई डायनेस्टी की स्थापना की जिसको हम मौर्य डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो कब से कब तक था, 322 BC टू 298 BC, यानी कि 322 BC से लेकर 298 BC तक। BC मीन्स बिफोर
क्राइस्ट यानी क्राइस्ट से पहले। विद द हेल्प ऑफ गुरु चाणक्य, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त असेंडेड द रॉयल थ्रोन ऑफ मगध। चंद्रगुप्त ने हथिया लिया किसको? मगध के थ्रोन, मगध के रॉयल थ्रोन को, राज सिंहासन को एट द एज ऑफ 25 की एज में, बाई डिफीटिंग घनानंद, घनानंद को परास्त किया। हु वाज द लास्ट नंद रूलर, जो कि लास्ट नंद वंश का अंतिम शासक था। थ्रू हिज एक्सटेंसिव विक्ट्री कैंपेन, उसके जो विजय अभियान थे उनमें चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर, यानी पहली बार बड़े स्तर पर उसने एक भारतीय साम्राज्य का उसने निर्माण किया। इन 305 BC ही डिफीटेड अ ग्रीक रूलर सेलुकस। 305 BC में उसने एक ग्रीक रूलर जिसका नाम सेलुकस निकेटर था उसको पराजित किया। आफ्टर अ ट्रीटी सेलुकस टुक 500 एलिफेंट्स, उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई, मतलब ये जो सेलुकस था निकेटर, ये उससे हार गया था और उन्होंने फिर आपस में संधि कर ली थी, जिस संधि के तहत सेलुकस टुक 500 एलिफेंट्स, सेलुकस ने लिए 500 हाथी फ्रॉम चंद्रगुप्त से, एंड सरेंडर्ड ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द रीजन इन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडस, यानी कि सिंधु रिवर टू चंद्रगुप्त। और उसने बदले में 500 हाथियों के बदले में कौन कौन से प्रदेश दिए? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड रीजन इन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडस, यानी सिंधु के पश्चिमी भाग, सिंधु नदी के पश्चिम वाला जो भाग था वो चंद्रगुप्त को उसने प्रदान किया। सेलुकस आल्सो गॉट हिज डॉटर हेलेना मैरिड टू चंद्रगुप्त, उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ किया। ये एक पहला विदेशी विवाह था, यानी कि भाई पहले तो अपने इंडिया में ही शादियाँ हुआ करती थी, ये पहला विदेशी विवाह था जो कि हेलेना के साथ किया। हेलेना किसकी पुत्री थी? सेलुकस की पुत्री थी हेलेना। एंड सेंट हिज डॉटर हेलेना मैरिड टू चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के साथ हेलेना की शादी हुई। एंड सेंट मेगास्थनीज एज हिम एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त कोर्ट पार्ट ऑफ काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड यमुना। मेगास्थनीज को भेजा, अपना राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? इसका राजदूत था सेलुकस निकेटर का। एंड सेंट मेगास्थनीज एज एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त कोर्ट पार्ट्स ऑफ काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड यमुना, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य एंड कश्मीर पर इंक्लूडेड इन द ग्रेट किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त, यानी इतना सारा पार्ट, यानी नॉर्थ का इतना सारा पार्ट चंद्रगुप्त के साम्राज्य में शामिल था। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द तमिल ट्रीटीज एहनानुरु एंड मोरनानुरु, इसके जो साक्ष्य हैं तमिल जो मतलब वो हैं ग्रंथ, तमिल ग्रंथ जो हैं एहनानुरु और मोरनानुरु में, इसका हमें साक्ष्य मिलता है दैट चंद्रगुप्त इन्वेडेड साउथ इंडिया, की चंद्रगुप्त ने साउथ इंडिया में भी इन्वेड किए थे, यानी आक्रमण किए थे। इन ओल्ड एज ही टुक इनिशिएशन ऑफ जैन रिलीजन फ्रॉम भद्रबाहु, और अपने शासन के अंतिम समय पे, अंतिम दिनों में उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। उस टाइम क्या हुआ था कि नॉर्थ इंडिया में अकाल पड़ा था, उस अकाल की स्थिति में जैन साधु थे एक भद्रबाहु, उनके साथ वो श्रवण बेलगोला चले गए थे। मैसूर यानी कर्नाटका में मैसूर श्रवण बेलगोला में वो चले गए थे, वहाँ पर जाकर उन्होंने जैन धर्म एक्सेप्ट कर लिया था। ही डाइड इन श्रवण बेलगोला बाय फास्टिंग, और उन्होंने व्रत उपवास के द्वारा अपने शरीर को क्षय किया था, यानी उन्होंने इच्छा मृत्यु ली थी उपवास के द्वारा। जैन धर्म में एक रूल होता है, उसके द्वारा ये अब क्या करते हैं, अपनी शरीर का त्याग करते हैं, उपवास बिल्कुल भूखे प्यासे रह करके अपने शरीर का त्याग करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग किया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो सक्सेसर था वो बिंदुसार था। बिंदुसार वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त, वाज कॉल्ड अमेट्रोचेट्स बाय ग्रीक ऑथर्स, जिसको ग्रीक ऑथर्स में, यानी ग्रीक जो लेखक थे उन्होंने इसको एमिथ्रोकेट्स के नाम से जाना है। इन द वायु पुराण में ही हैज़ बीन कॉल्ड भद्रसार के नाम से जाना गया है। एंड इन जैन टेक्स्ट, जैन ग्रंथों में ही हैज़ बीन कॉल्ड सिंहसेन, जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन के नाम से जाना गया है। इसको हम वापस से देखें क्योंकि ये है ना वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमको ये मिल जाते हैं कि ग्रीक ऑथर्स ने तो इसको एमिथ्रोकेट्स नाम दिया है, वायु पुराण में इसको भद्रसार कहा गया है, और जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया है। ही कॉन्क्योर्ड द
डिस्टेंट साउथ इंडिया, उसने साउथ इंडिया को भी जीता, साउथ इंडियन रीजन, एंड इंक्लूडेड देम इन मगध एम्पायर, और मगध एम्पायर में उनको मिलाया था। अकॉर्डिंग टू दिव्यावदान एंड एंथोलॉजी ऑफ बुद्धिस्ट टेल्स इन संस्कृत, जो कि संस्कृत में लिखी गई है, बुद्ध की जो एंथोलॉजी है वो दिव्यावदान है, यानी एक तरह से कहेंगे हम ये बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। इसमें इसके बारे में मिलता है। रिवॉल्ट्स टुक प्लेस इन तक्षशिला, ये अकॉर्डिंग टू दिव्यावदान यानी दिव्यावदान के अनुसार रिवॉल्ट्स टुक प्लेस इन तक्षशिला, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था ड्यूरिंग हिज रीन, उसके शासन के दौरान, एंड टू क्रश दीज रिवॉल्ट्स, इसको कुचलने के लिए अर्लियर अशोका एंड देन हिज एल्डर ब्रदर सुसीम, पहले अशोका को फिर बाद में उसके बड़े भाई सुसीम को भी भेजा गया था। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार की रॉयल कोर्ट में ग्रीक रूलर एंटियोकस फर्स्ट अपॉइंटेड अ पर्सन नेम्ड डाइमेकस एज हिज एम्बेसडर के रूप में, सुने, अर्लियर अशोका एंड देन हिज एल्डर ब्रदर, सॉरी, इन द रॉयल कोर्ट ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार की रॉयल कोर्ट में ग्रीक रूलर एंटियोकस फर्स्ट अपॉइंटेड अ पर्सन नेम्ड डाइमेकस, यानी ग्रीक रूलर था एंटियोकस, उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, एम्बेसडर था, राजदूत था डाइमेकस, वो उसकी कोर्ट में आया। अकॉर्डिंग टू प्लिनी के अनुसार इजिप्टियन किंग फिलाडेल्फस हैड सेंट एन इजिप्टियन एम्बेसडर, के इजिप्टियन किंग था, मिस्र का जो शासक था फिलाडेल्फस, उस टॉलेमी जिसको बोलते थे, टॉलेमी सेकंड भी नाम था उसका, उसने भी अपना एक मिस्री राजदूत भेजा था जिसका नाम था डायोनिशियस। ओके, यानी कि बिंदुसार की कोर्ट में एक तो ग्रीक राजदूत था जिसका नाम था डाइमेकस, एक इजिप्टियन राजदूत था जिसका नाम था डायोनिशियस। ये आपको याद रखने कि भाई डाइमेकस कौन था और डायोनिशियस कौन था। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे अशोका के बारे में पढ़ेंगे। अशोका इस वंश यानी मौर्य वंश हम पढ़ रहे हैं। अशोका मौर्य वंश का सबसे महान शासक हुआ है। इवन उसने युद्ध तो नहीं किए, लेकिन उसकी जो धार्मिक पॉलिसी थी वो अपने आप में एक कहना चाहिए कि एकदम सबसे अलग उसका जो कदम था। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस इसमें से मोस्टली बन के आता। अकॉर्डिंग टू जैन हियर से, जैन कथानकों के अनुसार अशोका ऑक्यूपाइड मगध's रूल अगेंस्ट द विशेज ऑफ बिंदुसार, यानी जैन जो ग्रंथ हैं उनमें कहा गया है कि अशोका ने राज्य ग्रहण किया था अगेंस्ट द विशेज ऑफ बिंदुसार, यानी बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध। बिंदुसार उसके फादर थे। फ्रॉम मास्की एंड गुर्जरा रिकॉर्ड डिस्कवर्ड फ्रॉम सदर्न इंडिया, मास्की और गुर्जरा जो रिकॉर्ड हैं जो कि सदर्न इंडिया से यानी कि दक्षिण भारत से खोजे गए। हिज नेम इज़ फाउंड टू बी अशोका, उनमें उसका नाम अशोका मिलता है। इन द रिकॉर्ड्स अशोका हैज़ बीन अडोर्न्ड विद टाइटल्स सच एज देवनाम प्रिय। और रिकॉर्डों में जो दूसरे रिकॉर्ड हैं, दूसरे जो अभिलेख हैं, उनमें इसका नाम देवनाम प्रिय मिलता है। एंड देवनाम प्रियदर्शी एज देवनाम प्रिय एंड देवनाम प्रियदर्शी, यानी कहीं कहीं देवनाम प्रिय मिलता है, कहीं देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। अशोका वाज मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ विदिशा हु गेव बर्थ टू अशोकाज डॉटर संघमित्रा एंड हिज सन महेंद्र, यानी अशोका की जो शादी हुई थी वो विदिशा की प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, जिससे उसे संघमित्रा और महेंद्र नाम के पुत्र पुत्रियां प्राप्त हुए। हिज क्वीन कारुवाकी इज आल्सो मेंशन्ड इन द रिकॉर्ड्स, अभिलेखों में उसकी पत्नी, उसकी रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। इंस्क्रिप्ट बाई अशोका, जो अशोका के द्वारा जो अभिलेख लगाए गए थे उनमें कारुवाकी का नाम भी मिलता है। उसकी एक दूसरी रानी, यानी उसकी दो रानियाँ बताई गई हैं, एक तो विदिशा की, हालांकि रानियां तो और भी थी लेकिन अभिलेखों में उनका उल्लेख नहीं है। विदिशा की राजकुमारी एक तो, और एक दूसरी थी कारुवाकी, इनका उल्लेख हमें अभिलेखों में मिलता है। आफ्टर 7 years ऑफ कोरोनेशन के 7 वर्ष बाद अशोका इंक्लूडेड वेरियस रीजन ऑफ कश्मीर एंड खोतान, उसने मतलब कश्मीर और खोतान का बहुत सारा क्षेत्र इस साम्राज्य में मिलाया, होल इंडिया। ड्यूरिंग हिज रीन, उसके शासन के दौरान, अपार्ट फ्रॉम तमिल रीजन, होल इंडिया एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि सारा भारत तमिल रीजन तक,
हिज रीन अपार्ट फ्रॉम तमिल रीजन को के साथ होल इंडिया, संपूर्ण भारत एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान का बहुत बड़ा पार्ट वर इंक्लूडेड इन द मौर्यन किंगडम में शामिल था। इन हिज 8th ईयर ऑफ कोरोनेशन के 8वें वर्ष में अशोका इन्वेडेड कलिंग इन 261 BC, यानी अपने शासन के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग को विजिट किया था 261 BC में। एंड 1 लाख पीपल डाइड, और वो युद्ध इतना भयानक युद्ध हुआ था कि उसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। ऑन द बेसिस ऑफ हाथी गुम्फा रिकॉर्ड्स के अनुसार इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एट दैट टाइम, जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख में भी इसका हम देखते हैं, मतलब उसका उल्लेख हुआ है। नंदराज वाज द रूलर कलिंग, नंदराज जो था वो कलिंग का शासक था। दिस मास किलिंग डिस्ट्रेस्ड अशोका टू सच एन एक्सटेंट, मतलब अशोका को इतना व्यथित कर दिया था इस युद्ध ने, दैट ही रिनाउंशिएटेड वेपन्स फॉर एवर, उसने हमेशा के लिए हथियारों का त्याग कर दिया था। धौली और तोशली वाज मेड द कैपिटल ऑफ कलिंग, धौली और तोशली, जिसको धौली को तोशली नाम भी जाना जाता, वाज मेड द कैपिटल ऑफ कलिंग, कलिंग की कैपिटल बनाई गई थी अंडर मगध किंगडम के अंतर्गत, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ श्रवण निग्रोध एंड उपगुप्त, यानी कि उपगुप्त और श्रवण निग्रोध के संपर्क में आकर के अशोका वाज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म, यानी अशोका ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया। एंड अडॉप्टेड धम्म घोष इंस्टीड ऑफ भैरी घोष, यानी उसने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का प्रतिपादन किया। अब आप कहेंगे कि भैरी घोष क्या है, तो भैरी घोष ये होता है कि जब युद्ध के समय जो दुंदुभी बजाई जाती है, जो आप उनमें सीरियल्स में भी देखते होंगे, तो युद्ध के समय जो दुंदुभी बजाई जाती है उसके बजाय उसने धम्म घोष का प्रतिपादन किया कि भाई युद्ध की दुंदुभी अब नहीं बजाई जाएगी, केवल धर्म का पालन होगा और धर्म का ही प्रचार होगा। अकॉर्डिंग टू कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोका वाजा वर्शिपर ऑफ शिवा, अशोका शिव का उपासक था। बिफोर एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म, बाद में उसने बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। लेटर ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोगलीपुत्र तिस्स, बाद में वो मोगलीपुत्र तिस्स के संपर्क में आया। इन बार्बर हिल्स में उसने अशोका बिल्ट 4 केव, अशोका ने 4 गुफाएं बनवाई फॉर द रेजिडेंस ऑफ आजीवक भी एक संप्रदाय होता है, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इसी तरह से एक आजीवक भी धर्म होता है। तो आजीवकों के लिए उन्होंने गुफाएं बनवाई थी 4। सुदामा, चौपर, विश्व झोंपड़ी एंड कर्ण, ये उन 4 गुफाओं के नाम थे। सुदामा, चौपर, विश्व झोंपड़ी एंड कर्ण, ये उन 4 गुफाओं के नाम थे। ही अंडरटुक अ रिलीजियस जर्नी टू बोध गया, उसने बोध गया की धार्मिक यात्रा भी की थी। एक सेकेंड, ही अंडरटुक अ रिलीजियस जर्नी टू बोध गया इन द 10th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में। एंड टू लुम्बिनी जो कि कपिल वस्तु में था, इन द 20th ईयर ऑफ कोरोनेशन, 20वें वर्ष में, कोरोनेशन के 20वें वर्ष में उसने लुम्बिनी की यात्रा की थी। इज एविडेंट फ्रॉम रुमिनदेई रिकॉर्ड्स, जो कि रुमिनदेई अभिलेख में इसका उल्लेख हमको मिलता है, दैट अशोका हैड रिड्यूस द रेट ऑफ टैक्स, यहाँ पर अशोका ने जो टैक्स की रेट थी उसको 1/6 कर दिया था, यानी 1/6 से 1/8 कर दिया था। यानी कि पहले तो 6 में से 1 पार्ट लिया जाता था, लेकिन बाद में अशोका ने इसको 8 में से 1 पार्ट इस तरह से इसको रिड्यूस कर दिया था, कम कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध जो थे उनका जन्म हुआ था, ये उनकी जन्म स्थली थी, इस वजह से उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने रुमिनदेई में ये कम कर दिया था, मतलब जो ये टैक्स की जो रेट थी उसको घटा दिया था। चोल, चेर, पांडे एंड केरला हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द 4 नेबरिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, अशोका के अभिलेखों में ये मिलता है कि चोल, चेर, पांडे और केरला जो थे उनका भी उल्लेख, ये पड़ोसी स्वतंत्र राज्य थे, इनका उल्लेख भी अशोक के अभिलेखों में मिलता है। इन माइनर रॉक एडक्ट एसोसिएटेड विद हिज कोरोनेशन, एक सेकंड, इन माइनर रॉक एडिक्ट, उसके जो छोटे जो रॉक एडिक्ट मिलते हैं एसोसिएटेड विद हिज कोरोनेशन, और मतलब उसने बड़े शिलालेखों के अलावा उसने छोटे छोटे लेख भी उसमें लगवाए थे।
अशोका हैज़ कॉल्ड हिमसेल्फ एज बौद्ध शाक्य, अशोका ने उनमें अपने आप को बौद्ध शाक्य कहा है। अब हम अशोका के धम्म के बारे में पढ़ेंगे। भाई अशोका ने जो धर्म चलाया था उसको भाई धम्म के नाम से जाना जाता है, बौद्ध धर्म में इसको धम्म के नाम से जाना जाता है। अशोका एस्टेब्लिश्ड आइडियाज़ फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, उसने मोरल डेवलपमेंट के स्थापित किया था अशोका ने। दीज वर कॉल्ड धम्म, जो कि धम्म के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन ऑफ अशोकाज धम्म हैज़ बीन गिवन इन द 2nd and 7th रॉक एडिक्ट, इसके धम्म की जो परिभाषा है वो 2 और 7वें रॉक एडिक्ट में, यानी कि एक तो उसने शिलालेख लगवाए थे, दूसरे छोटी छोटी चट्टानों पर भी उसने लेख लगवाए थे, उनको रॉक एडिक्ट के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम शनिंग सिंफुल एक्शंस, वेलफेयर ऑफ द बर्ड, कंपेजन, चैरिटी, ट्रूथ एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन इन धम्म। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, अशोक के अनुसार, शनिंग सिंफुल एक्शन यानी जो शर्मनाक जो कार्य थे उनको तो समाप्त करना, वेलफेयर ऑफ द बर्ड के कल्याण की कामना करना, कंपेजन, चैरिटी, ट्रुथ, दयालुता, सत्य, प्योरिटी ऑफ एक्शन, अपने कार्यों में प्योरिटी रखना, ये ही धम्म है। यानी कि उसने ये बताया कि भाई धम्म क्या है, उसके अकॉर्डिंग धम्म क्या है कि हम जो पाप से रहित हों, यानी पाप कर्म नहीं करें, जनता का कल्याण करें, पूरे संसार का कल्याण करें, दयालुता रखें, दान दें और सत्य बोलें और अपने कार्यों में प्योरिटी रखें, ये उसके अकॉर्डिंग धर्म था। द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ फॉलोइंग धम्म इंक्लूड सैनिटी, नेचर, परफॉर्मिंग वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर। एसेंशियल कंडीशन ऑफ फॉलोइंग धम्म, इसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या थी? इंक्लूड सेंटली नेचर, कि नेचर कैसा होना चाहिए? साधुवाद वाला नेचर होना चाहिए, साधुओं का सा। परफॉर्मिंग वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर के कार्य करने, जन कल्याण के कार्य करने। शनिंग ऑल इविल्स, सारी बुराइयों का त्याग करना है। गुड बिहेवियर रखना है, कंपेजन रखना है, चैरिटी, ग्रेटिट्यूड, दयालुता, आभार, नॉन वायलेंस, अहिंसा, ओबिंग वंस पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का ओबे करना, एंड एल्डर्स, बड़ों का, रेस्पेक्ट फॉर वंस गुरु, अपने गुरुओं का आदर करना, बीइंग चैरिटेबल टुवार्ड्स वंस फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के प्रति, अपने साथियों के प्रति, मिलने वालों के प्रति चैरिटेबल रखना, यानी कि दयालुतापूर्ण रखना, दान देना, मतलब चैरिटेबल यानी दान का वाला व्यवहार रखना। एक्वेंटेंस, रिलेटिव्स, ब्राह्मण्स एंड नीडी, और उनका जो रिलेटिव्स हैं, ब्राह्मण्स हैं, और जो नीडी हैं, नीडी यानी ज़रूरतमंद लोगों के लिए, ये सब चीज़ें अपने व्यवहार में शामिल करना, यही धर्म के लिए एसेंशियल चीज़ें थी। अकॉर्डिंग टू द थर्ड रॉक एडिक्ट के अनुसार, देयर वाज आल्सो ए प्रोविज़न ऑफ मॉडरेटली एक्यूमुलेटिंग एंड मॉडरेटली स्पेंडिंग मनी, और यानी अब मनी को, पैसे को मितव्ययता के साथ खर्च करना, ये भी प्रोविज़न था कि भाई पैसे को मितव्ययता के साथ खर्च करें, उसको वेस्ट नहीं करें। अकॉर्डिंग टू भब्रू रॉक एडिक्ट के अनुसार, अशोका एक्सप्रेस्ड हिज बिलीफ इन द बुद्ध त्रिरत्न, अशोका ने एक्सप्रेस किया है अपने विश्वास को, यानी विश्वास व्यक्त किया है अशोका ने बुद्ध के त्रिरत्न में, नेमली बुद्ध, धम्म एंड संघ, जिसको नाम दिया है बुद्ध, धम्म और संघ। यानी बुद्ध धर्म में त्रिरत्न की एक अवधारणा होती है, जिसमें त्रिरत्न का मतलब 3 रत्न, कौन कौन से? बुद्ध, धम्म एंड संघ। इन माइनर रॉक एडिक्ट्स, ये बुद्ध, धम्म, संघ की वो हमें किस में मिलती है? जो अकॉर्डिंग टू जो भब्रू रॉक एडिक्ट है ना, भब्रू रॉक एडिक्ट में इस रत्न का विवरण हमें देखने को मिलता है। इन माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ सांची के माइनर रॉक एडिक्ट में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पर है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में है रायसेन डिस्ट्रिक्ट, एंड सारनाथ, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अशोका ऑर्डर्ड द महामात्र ऑफ कौशाम्बी एंड पाटलिपुत्र टू ऑस्ट्रेसाइज सच भिक्षुज एंड भिक्षुनीज हु ट्राई
tried to create schisms in the council। यानी जो माइनर रॉक एडिक्ट हैं कहाँ के, सांची के और सारनाथ के, उसमें अशोका ने अपने महामात्रों को आदेश दिया है। कहाँ के महामात्रों को, कौशाम्बी के और पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया है टू ऑस्ट्रेसाइज सच भिक्षु एंड भिक्षुणीज, उन भिक्षु भिक्षुणियों को संघ से बहिष्कृत करने का, हु ट्राइड टू क्रिएट शिज्म इन द काउंसिल, जो कि संघ में विवाद फैलाना चाहते हैं, जो संघ में अलगाव पैदा करना चाहते हैं, जो संघ में बुराई उत्पन्न करना चाहते हैं, उनको संघ से निष्कासित करने का ऑर्डर दिया है कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को। In the first edict, it was ordered that no animal should be killed for any yajna। फर्स्ट एडिक्ट में ये कहा गया है कि कोई भी जानवर नहीं मारा जाएगा, शुड बी किल्ड फॉर एनी यज्ञ, किसी भी यज्ञ के लिए। यानी पहले यज्ञ जब किए जाते थे तो उसमें पशुओं की बलि दी जाती थी, तो इसलिए अशोका ने फर्स्ट एडिक्ट में ये ऑर्डर निकाला है कि किसी भी जानवर की बलि नहीं दी जाएगी। बिफोर अशोकाज रेन, आगे हम इसमें देखेंगे धम्म यात्रा, आगे हम इसमें धम्म यात्रा देखेंगे। यानी धम्म यात्रा का मतलब है रिलीजियस जो यात्राएं थी वो धम्म यात्रा के नाम से जानी जाती थी। बिफोर अशोकाज रेन, अशोका के शासन से पहले किंग यूज टू गो फॉर ए विहार यात्रा, यानी जो राजा थे वो विहार यात्राओं पे जाया करते थे, यानी जंगलों में क्या करने के लिए, शिकार खेलने के लिए। ड्यूरिंग विच दे यूज टू किल, इस दौरान वो क्या करते थे, यूज टू किल एनिमल्स फॉर दियर एंटरटेनमेंट, वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को मारा करते थे। इन प्लेस ऑफ सच ट्रेवल्स, इन यात्राओं के स्थान पर अशोका अरेंज्ड फॉर धम्म यात्राएं, अशोका ने अरेंज की थी धम्म यात्राएं। इन विच ट्रेवल्स वर मेड टू बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स एंड ब्राह्मण्स, इन ट्रेवल्स में क्या होता था कि जो बौद्ध धर्म के जो तीर्थ स्थान थे और ब्राह्मणों के जो तीर्थ स्थान थे उन पर यात्राएं की जाती थी। श्रमन्स एंड नीडी पीपल वर गिवन गोल्ड इन चैरिटी, साधुओं को, ब्राह्मणों को और जो नीडी थे, जो ज़रूरतमंद लोग थे, उनके लिए सोने का दान दिया जाता था। यानी कि धम्म यात्राएं जो थीं विहार यात्राओं के स्थान पर, जिनमें राजा अपना शिकार खेल करके आनंद करते थे, उन यात्राओं के स्थान पर अशोक ने धम्म यात्राओं को स्टार्ट किया था, जिनमें ज़रूरतमंद लोगों के लिए दान दिए जाते थे। नेक्स्ट है अनुसंधान। अनुसंधान क्या है, ड्यूरिंग अशोकाज रेन द स्टेट एम्प्लॉयज़ प्रादेशिक रज्जुक एंड युक्ताज, अशोका के साम्राज्य में स्टेट एम्प्लॉयज़ थे प्रादेशिक रज्जुक एंड युक्ताज, वर सेंट ऑन ट्रेवल फॉर प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन एवरी 5th ईयर, यानी प्रादेशिक रज्जुक और युक्तक उनको भेजा जाता था यात्रा पर, किसके लिए, फॉर प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन एवरी 5th ईयर, हर 5वें वर्ष उनको भेजा जाता था। मतलब ये देखने के लिए कि राज्यों में लोग बाग किस प्रकार से रह रहे हैं, उन्हें कोई कष्ट कोई परेशानी तो नहीं है, ये देखने के लिए उनको भेजा जाता था। दिस वाज कॉल्ड अनुसंधान, जो कि अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। अनुसंधान का मतलब होता है एक तरह से खोज करना, कि भाई ये खोज की जाती थी, ये देखा जाता था, चेक किया जाता था कि लोग बाग भाई जो धर्म उन्होंने अशोक ने जो धर्म चलाया उसके अकॉर्डिंग रह रहे हैं या नहीं रह रहे, तो उसके लिए उन्होंने प्रादेशिक रज्जुक और युक्तकों को हर 5वें वर्ष अनुसंधान के लिए भेजा था, ऐसी यात्राओं के लिए। थैंक्स स्टूडेंट।